हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिबाला गुरुकुल। आई एम योर टीचर प्रियंका दास। तो चलिए आज डे 3 पेपर 1 का हायर एजुकेशन हम शुरू करेंगे। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे ताकि आपको ये याद रहे कि क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमेशा ये याद रखिएगा कि अब चारों तरफ इतना कंटेंट है ना कि कोई भी चाहे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट लेकर आ सकती हूँ। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमारे पास ना वक्त कम है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जो हम याद रख पाएँ। लेकिन हम जो पढ़ेंगे उसमें से हमें भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर अब हम वो भूल गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस में सोच रही हूँ कि अब धीरे धीरे लाइव क्लासेस शुरू करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ मैं। आप लोग अगर रहोगे तो अच्छा लगेगा, कम से कम एक दो ही आ जाओ पढ़ने के लिए। ये चलने दो, ये वाला जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है इसे हो जाने दो, उसके बाद हम जो करेंगे हम लाइव क्लासेस करेंगे। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ती हूँ, और मुझे लगता है मैं अच्छा पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही अच्छा पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। और मुझे लगता है मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँगी अगर मेरे पास थोड़ा और ज़्यादा वक्त होगा तो। ठीक है, और मेरा भाई कह रहा था कि जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो उसे वो खुद को नींद आ जाती है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? आप लोग भी नींद में आ जाते हो क्या? एक बार बोल देना, ठीक है, एक बार कमेंट ही कर देना। आप में से अगर कोई आ रहे हो, देख रहे हो, तो आप में से जो भी हो बोल देना कि हाँ मैम, हमें भी नींद आता है। तो प्लीज़ आप खुद के जो स्टाइल है उसे चेंज कीजिए। समझ में नहीं आता है ना कि मतलब क्या करूं, मतलब क्या बोलूं कि आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं अब सोना नहीं है। देखो, सो तो सकते हो आप लोग, ऐसा कोई नहीं है कि पढ़ते वक्त किसी को नींद ना आए तो वो स्टूडेंट ही नहीं है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं ही खुद ऐसी हूँ ना, इसीलिए। लेकिन उस नींद को आपको हटाना होगा, है ना। अगर आप नहीं हटा पाए तो अब क्या ही बोले, तो तब तो आपको पता ही है कि क्या होगा फ्यूचर में, है ना। तो देखो, नींद तो आएगा पढ़ने वक्त, लेकिन आपको सोना नहीं है। ठीक है, जगते रहो। जब रात भर बात करते हो, है ना, उनसे, तब तो चलो नींद ही नहीं आती। सुबह हो गया, क्या बात है, क्या हुआ, अब फिर से सुबह बैठ के पढ़ने लगते हो, बैच में चले जाते हो, है ना, वहाँ पर जाके सोते हो। तो वहाँ पर जब सेक्रीफाइस कर लेते हो खुद की नींद का, तो यहाँ पर भी सेक्रीफाइस हो ही जाएगा, है ना। इतने सारे बेहतरीन टीचर्स हैं आप लोगों के लिए। चलिए, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, जो टीचर से मैंने पढ़ा है वो भी अभी तक यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मैं भी उनका ही स्टूडेंट हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं बेस्ट पढ़ाऊँगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि किसे नींद आता है, किसे नींद नहीं आता है, और क्यों आता है, क्यों नहीं आता है। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, है ना। मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से। मैंने मालदा वुमेंस कॉलेज से जो है वो ग्रेजुएट किया है, एक मिनट रुक जाओ, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोरबोंगो से। वो पैसा डेबिट होने का शायद मैसेज आया, नहीं, जियो ऑटो पे নিন আর রিচার্জের तारीख মনে রাখার চিন্তা ভুলুন। ओके, ऑटो पे, है ना। बहुत, मैंने एक तो शायद ऑटो पे ऑन किया था, और तब क्या हुआ था कि जो मेरे अकाउंट में ना पैसे बिल्कुल भी शायद थे या नहीं थे, और वो ऑटो पे से जो पैसा है वो चला गया, और फिर जाके मुझे पता चला कि ये ऑटो पे का डेट था। तो आई रिग्रेट ऑटो पे। वो रिमाइंडर दे दो, पॉज कर दो, जब तुम्हें चाहिए उसे रिज्यूम करो, यही सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, मैंने ग्रेजुएट किया है मालदा वुमेंस कॉलेज से, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोरबोंगो से, और मैंने नेट क्वालिफाई किया है, WB सेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है। ठीक है,
एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम तक्षशिला, পিরিয়ড 16th সেঞ্চুরি বিসি। ভেঙে দিও না খালি, তাহলেই হবে। বলছি যে কাজগুলো ভেঙে দিও না, তাহলেই হবে। তোমার বলার মধ্যে কনফিডেন্স নেই, ভাঙবে না। তো এনশিয়েন্ট ইউনিভার্সিটি এডুকেশন, আরে আসে না না কাজে, এটাই তো সমস্যা। तक्षशिला जो एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो है तक्षशिला। उसके बाद आपको नालंदा मिलेगा और विक्रमशिला। हम ये तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब का पिक्चर लेकर आना चाहिए था, है ना, तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। चलिए खैर हम लोग वो सब करेंगे, क्योंकि अभी है ना जो पहली बार मैंने ये टारगेट लिया है, पिछली वाला 45 डेज़ का तो मैं कंप्लीट कर नहीं पाई, वो करेंगे, वो ज़रूर करेंगे। हाँ, पहले ये 70 डेज़ का कंप्लीट कर लेते हैं। तक्षशिला कब आया था? 6th सेंचुरी BCE में आया था। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी का लोकेशन अभी है। पाकिस्तान कहाँ पर मैम? रावलपिंडी में। पाकिस्तान की रावलपिंडी में ये यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। फीचर्स क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ये आता है। नो सेंट्रलाइज्ड कैंपस, स्टूडेंट स्टडीड अंडर इंडिविजुअल टीचर्स। जो स्ट्रीम आप पढ़ना चाहते हो उस स्ट्रीम के अंडर जो टीचर्स होंगे उनके अंडर ही आप पढ़ोगे, है ना। वो बहुत सारे सब्जेक्ट होगा, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। फेमस स्कॉलर चाणक्य, एक्चुअली ही वॉज नॉट अ स्कॉलर, ही वॉज अ टीचर, राइट। और वो क्या पढ़ते थे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो उन्होंने, उनका बुक का ही नाम है, और सब्जेक्ट क्या था? पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और कौन कौन से टीचर थे? पाणिनि, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने कौन से बुक लिखे थे? पंचतंत्र, ठीक है। और तक्षशिला के बारे में क्या जानना है? तक्षशिला में जो थे वो बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिया जाता था एडमिशन। और यहाँ पर और एक बात थी कि यहाँ पर पहली बार जो मेडिसिन थे, है ना, हम कहते हैं ना कि इंडिया है सबसे, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सबसे पुरानी कंट्री में से आता है जहाँ पर मेडिसिन पढ़ाया जाता था। हमारे कंट्री ही एक ऐसा लौता कंट्री है जहाँ पर सबसे पुराना मेडिसिन या फिर डॉक्टर की ट्रीटमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो बहुत एडवांस लेवल का था, ठीक है। चलिए, तो ये रहा तक्षशिला, याद रहेगा। हाँ, और ये यूनेस्को हेरिटेज में कब आया था? ये यूनेस्को हेरिटेज में आया था 1980 में, ठीक है। ये यूनेस्को हेरिटेज कब बना था? 1980 में। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हमें पढ़ना है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी, और वो कब आए थे? 5th सेंचुरी CE में, 425 AD से 1205 AD तक यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि उसके बाद जो हमारे बिहार में ये नालंदा यूनिवर्सिटी वो रेनोवेट भी हुआ है ना। एक मिनट रुक जाओ। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारा नया नालंदा यूनिवर्सिटी बना है वो, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना ज़रूरी है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार एस्टेब्लिशमेंट ईयर न्यू, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक बार याद कर लेते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये 2010 में राजगीर बिहार में लीगली एस्टेब्लिश किया गया थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। इट ऑफिशियली बिगन इट्स एकेडमिक ऑपरेशन इन September 2014 and its brand new permanent eco-friendly campus was formally
inaugurated on 19th June 2024 by Prime Minister Narendra Modi, right? Narendra Modi. The revival concept was proposed by the late former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमें हमारा जो गर्व नालंदा यूनिवर्सिटी है उसे हमें क्या करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए। और वो थे पहला आदमी जिन्होंने कहा था कि हमें इसे इनॉग्रेट करना पड़ेगा। देखिए पहले हम उनके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम जो नए सारे चीज़ें आया है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था? कुमार गुप्ता। नालंदा यूनिवर्सिटी कौन बनाए थे? कुमार गुप्ता ने बनाया था, ठीक है। कुमार गुप्ता ने बनाया था। फीचर्स क्या थे? देखिए एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते थे, ह्यूज लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी का नाम ही था धर्मगंजा, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइब्रेरी थे ये 3 स्टोरीज लाइब्रेरी थे। ये जो लाइब्रेरी थे ना यहाँ पर इसे 3 स्टोरीड लाइब्रेरी यहाँ पर देखा जाता था, इतना बड़ा लाइब्रेरी था, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पर जो ये लाइब्रेरी जो था, इस लाइब्रेरी में जब आग लगाया गया था वो 3 महीने तक जो है ये लाइब्रेरी जला था, 3 महीने तक। क्या आप एक बार सोच सकते हो कि एक लाइब्रेरी जो 3 महीने तक जल रहा है तो वो कितना बड़ा लाइब्रेरी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूस्क्रिप्ट्स थे जो इस लाइब्रेरी में मतलब जल गया, और जो स्कॉलर्स थे और टीचर्स थे उन्हें वहाँ पर मार दिया गया। बख्तियार खिलजी ने स्कॉलर्स और टीचर्स को मार दिए वो उन्होंने। उसके बाद भी कुछ सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी वैसे ही स्थिति में चले थे, लेकिन उसके बाद फिर से जब दूसरे लोग आए, इन्वेंशन किए, बाकी जितने भी सारे टीचर्स थे, स्कॉलर्स थे, वो वहाँ से भाग गए, ठीक है। याद रहेगा कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है? बुद्धिज्म पढ़ाया जाता है, ठीक है, लॉजिक, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पर जानना होगा। नहीं, वो एक्चुअली मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन से रिवर के पास था। विक्रमशिला तो गंगा रिवर के पास था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर एक रिवर के पास नहीं था, ठीक है। ये 3-4 रिवर मिलके एक एरिया था, उसके पास ये सिचुएटेड था, जो किंधी पनस होकर इंद्रा पुष्करिणी, नहीं बात ये नहीं है, पर्टिकुलर रिवर मुझे मिला नहीं था जब मैं नोट में ऐड करने गई, पर्टिकुलर रिवर मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं एक बार सर्च करके देख लिया, ठीक है। अब देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और एक बात यहाँ पर हियन संग आए थे, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, जो क्या थे? चाइनीज ट्रैवलर। तो उनके डिस्क्रिप्शन में ये देखा जाता है कि यहाँ पर अगर एडमिशन लेना है ना नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो जो द्वारपिंडी है, हमारे यहाँ जो द्वारपिंडी है, मतलब द्वारपिंडी का मतलब क्या होता है मैम? जो
वो क्या कहते हैं, गेट पे जो खड़े रहते हैं ना, वो ही क्वेश्चन करते थे, और उसे पास करके आपको यहाँ पर जो है एंट्री लेना पड़ता था। आपको यहाँ पर एंट्री लेने के लिए टॉप 20% में आना पड़ता था, तब जाके आप इस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर पाते थे। ठीक है, याद रहेगा? यस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी। ओ हाँ, अभी के जो फैक्ट्स है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्ड किया गया। पहली बात तो ये कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की बात पहली बार कौन किए थे? 2006 में हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, है ना। उसके बाद 2010 में यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी चालू हो गया बाय एक्ट, एक एक्ट पास किया गया। ठीक है, और अभी का जो नया कैंपस बना है 2024 में जो बना है, उसका एकड़ जान लीजिए 455 एकड़ है। नेट ज़ीरो कार्बन यहाँ पर एमिशन किया जाता है, जो कि पूरा का पूरा ग्रीन कैंपस है। क्या है? ग्रीन कैंपस यहाँ पर बनाया गया, मतलब सस्टेनेबल कैंपस बनाया गया है। वो इकोसिस्टम ही ऐसे तरीके से बनाया गया है कि वहाँ पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो अभी बना है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर CUET से भी आप जा सकते हो। लेकिन आपको पता ही है, जैसा नाम वैसा ही आपको रैंक भी लाना पड़ेगा यहाँ पर एंट्री लेने के लिए। तो वो 19 जून को इनैगुरेट किया गया। ठीक है, याद रहेगा? चलिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। इनका फाउंडर कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल इनके फाउंडर थे। पहला नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन थे? कुमारगुप्ता, चंद्रगुप्ता मौर्य। मैंने कहा कुमारगुप्ता, सॉरी, फाउंडर कौन थे? कुमारगुप्ता। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चंद्रगुप्ता मौर्य क्या थे? यहाँ के स्टूडेंट हुए करते थे। ठीक है, लिखा नहीं है क्या मैंने? लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के स्टूडेंट थे। चंद्रगुप्ता मौर्य किसके स्टूडेंट थे? ये चाणक्य। याद रहेगा? यस, ये नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया। और अब आएगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। ठीक है, लोकेशन क्या है? बिहार है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली गंगा रिवर के पास ही है। याद रखिएगा, जो रिवर है इनका क्या है? गंगा। गंगा रिवर के पास ही है। 8th सेंचुरी CE में आया था। बिहार में है। स्पेशलाइजेशन बुद्धिस्ट स्टडी, तंत्र स्टडी, फिलोसॉफी। बुद्धिस्ट, तांत्रिक बुद्धिज्म। तांत्रिक बुद्धिज्म यहाँ पर, तांत्रिक बुद्धिज्म यहाँ पर क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। याद रहेगा? चलो चलो, बोलो, तांत्रिक बुद्धिज्म यहाँ पर क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। 8th सेंचुरी CE में। इसे भी किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटीज आपको दिख रहा है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये सभी डिस्ट्रॉय किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, है ना।
ठीक है, याद रहेगा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन तक्षशिला यूनिवर्सिटी हंस बोलकर एक जो नॉमेडिक लोग थे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना है ना। ये BCE में आता है, BCE में आता है, बिफोर। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत पुराना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे कमीशंस हैं, आप सभी को पता है ना। लेकिन इसमें से हम 3 कमीशंस भी अगर ठीक तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम आप एक क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। पहला है वुड्स डिस्पैच, 1854 में आया था, है ना। वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। हंटर कमीशन 1882 में आया था। उसके बाद सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 एंड 1919 में आया था, ठीक है। अब देखो, वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? मगना कर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मतलब ये पहली बार एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लाया था जहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। ये एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लाए थे जहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया गया, जहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट फंडिंग दिया गया, है ना। अब देखिए, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास जो कि पहले कॉलेजेस हुआ करते थे, इन्हें यूनिवर्सिटीज़ बोल दिया गया 1857 में। पंजाब यूनिवर्सिटी कब आया? 1882 में आया था, जो कि पाकिस्तान की पंजाब जो है वहाँ पर है। और ये भी याद रखो कि जब हमारे यहाँ डिवाइड हो गया हमारा कंट्री, तब यहाँ पर चंडीगढ़ में शायद 1951 में फिर से क्या किया गया, यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, पंजाब यूनिवर्सिटी। और वहाँ के यूनिवर्सिटी अभी भी है, ठीक है। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लाया गया। सिग्निफिकेंस क्या है? फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। वो क्या कह रहे थे कि वुड्स डिस्पैच हमें मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया पर लाना है। क्यों लाना है? क्या लगता है आपको? बहुत हम लोग के ऊपर मतलब दया आ गया था क्या कि चलिए इंडिया के जो बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ाना होगा, इसीलिए? क्या लगता है आपको क्यों वो लोग ये कर रहे थे? क्या प्रॉब्लम है? क्या लगता है? हाँ, नो फोन फोन को टच नहीं करेंगे। वो इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि वो खुद तो हमारे यहाँ के लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे, है ना। इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं कि उन लोगों को सीखना भी उनके लिए नामुमकिन था। तो उनके लिए क्या आसान था कि वो हमें इंग्लिश सिखा दे, है ना। तब वो कम्युनिकेट ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कि उनकी वो लोग सोच क्या रहे थे? देखिए, मुझे लगता है आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो जिसके बारे में पढ़ रहे हो, ये जो थे वुड्स डिस्पैच के जो लोग थे, है ना, जिन्होंने लेकर आए थे, तो उसके सोच को, ये मिस्टर वुड की सोच को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों वो ऐसा कर रहे थे? वो कह रहे थे कि हमें इंडियन तो चाहिए,
लेकिन बस वो ब्लड एंड कलर में होना चाहिए। क्या? ब्लड एंड कलर में होना चाहिए, है ना। इंडियन इन ब्लड एंड कलर याद रहेगा, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट क्या होना चाहिए, उनकी थिंकिंग क्या होना चाहिए, बट ब्रिटिशर्स इन थिंकिंग, टेस्ट एंड कल्चर। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन उसका जो जिस्ट था यही था, ठीक है। वो कह रहे थे कि हम इंडियन चाहते हैं लेकिन जो ब्लड और कलर में हो, लेकिन वो कैसे सोचेंगे, उसका कैसे टेस्ट होगा, वो क्या करेंगे, वो सब क्या होगा, ब्रिटिशर्स के तरह होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हंटर कमीशन कब आया, 1882 में आया। चेयरमैन क्या थे, विलियम हंटर थे। चेयरमैन कौन थे, विलियम हंटर। फोकस क्या था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपेंड किया। लोकल बॉडीज शुड मैनेज दी स्कूल्स। उन्होंने क्या कहा कि हम लोकल बॉडीज बनाएंगे, जो क्या होगा, स्कूल्स बिल्ड करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा आसानी होगा, जो लोकल लोग हैं वो पढ़ पाएंगे, है ना। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ऊट्स डिस्पैच में ही उन्होंने क्या कहा था कि हम मिडिल क्लास को पढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा, जो लोअर क्लास होंगे वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, एडुकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा इतना। यस, सैडलर कमीशन माइकल सैडलर ने लेकर आए थे। फोकस क्या था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 12 years स्कूलिंग बिफोर यूनिवर्सिटी, इम्प्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, उन्होंने 10+2+3 की बात किए थे। राधाकृष्णन कमीशन जब आए तो उन्होंने क्या, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इम्प्रूव किया यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। यूजीसी को एस्टेब्लिश किया 1956 में, इम्प्रूव किया टीचिंग स्टैंडर्ड्स को, प्रोमोट किया रिसर्च को। उन्होंने भी 10+2+3 को क्या किया, कंटिन्यू किया था। ठीक है, ये राधाकृष्णन कमीशन ने कहा था, जिन्होंने हायर एजुकेशन को प्रोमोट किया था। कोठरी कमीशन 1964-66 में आता है। ठीक है, पहले देख लो 1948, 49, उसके बाद 49 के बाद ही नहीं आता है कोठरी कमीशन। बीच में और भी कमीशंस होंगे, लेकिन उसके बाद हम कोठरी कमीशन पढ़ेंगे 1964-66। ठीक है, डीएस कोठरी जो चेयरमैन थे, उन्होंने ये कमीशन लेकर आए। फेमस स्लोगन, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, कॉमन स्कूल सिस्टम, 10+2+3 स्ट्रक्चर, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, साइंस एजुकेशन पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ एस्टेब्लिश्ड बॉडीज़ है और यहाँ पर कुछ फंक्शंस उनके दिया गया है, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब किया, 1933 में। NIRF रैंकिंग हुआ न्यू दिल्ली में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में, कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 में यहाँ पर आया था। इनकम टैक्स यहाँ पर दिया गया था। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1987 में आया था। टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेशन यहाँ पर दिया गया था। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल 1986 स्टार्ट्स इन 1992 एंड 2012 डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल कब आया था, 1986 में आया था। टेक्निकल एजुकेशन कब आया था, 1987 में आया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 में आया था। यूजीसी 1956 में आया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
हमारे बहुत आगे, हमारे देश से मतलब इंडिपेंडेंस पाने से बहुत पहले 1933 में आया था, ठीक है। नैक कब आया था? नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल 1994 में आया था, एक्रीडेशन एंड क्वालिटी असेसमेंट। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR 1969 में आया था, सोशल साइंस रिसर्च के प्रमोशन ये लोग कर रहे थे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में आया था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब देखिए ICSSR है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 बेस्ड ऑन कोठरी कमीशन। फीचर्स क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर बोला गया था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जो है बातें किया गया था, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, लेकिन यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक पॉलिसी था, ठीक है, जहाँ पर 24 चैप्टर्स थे। और यहाँ पर 1968 में 0.6% जो है हमारे टैक्स के वो रिसर्च में खर्च करने की बात किया गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 2020 एजुकेशन पॉलिसी में इसे लागू कर दिया था। कैन यू इवन इमेजिन कि हम जितने टैक्स देते हैं उनके 0.6% ही बस हम रिसर्च में जो है इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो कि हमारे देश की हालत क्यों ऐसी है? बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। आप में से कितने सारे स्टूडेंट बस इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको GRF का अमाउंट चाहिए, है ना। मैं भी आप में से एक ही थी, मेरा भी कोई ऐसा मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है कि चलो मुझे कोई पैसे नहीं मिलेगा तो ठीक है, मैं इस उम्र में आके अरे भाई पैसे ज़रूरी है, लेकिन पैसों के साथ साथ रिसर्च फील्ड में भी कौन से स्टूडेंट्स जाते हैं जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसे ही सब लोग रिसर्च में नहीं आ सकते। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप कैसे करोगे? अब देखो, मैं जो ये वीडियोस डाल रही हूँ, कितने स्टूडेंट्स देख रहे होंगे? क्या लगता है आपको? अरे स्टूडेंट्स अभी देखते भी नहीं, मेरा स्टूडेंट पहुंचता है लेकिन वहाँ पर व्यूज नहीं है। क्यों वहाँ पर लोग क्लिक करेंगे, क्यों आएंगे? लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ वो स्टूडेंट्स को अच्छा लगना चाहिए। ये मेरा खुद के अंदर से, मुझे दिल से ये आता है कि मैं पढ़ाऊँ, इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ पता है कौन सा है वीडियो में? स्ट्रैटेजी वीडियो में। तो मुझे भी पता है कि स्टूडेंट को ना कंटेंट से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको आपकी खुद की घर की हालत देखकर मोटिवेशन नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। आपको जो मोटिवेशन चाहिए वो बाहर से चाहिए, आपको शॉर्टकट चाहिए कि कैसे हम करें, है ना। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर वीडियोस डाला, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर मैंने डाल चुकी हूँ अभी तक। अब देखो यहाँ पर ठीक है व्यूज़ आ रहा है, लेकिन व्यूज़ कहाँ पर आ रहा है पता है? जो सारे शॉर्टकट वीडियोस है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। ये देखिए मेरा पहला वीडियो जो था 90 डेज टू सक्सेस दी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, वहाँ पर 98 व्यूज़ है। अब देखिए इंसान इसीलिए रिसर्च फील्ड में नहीं जाता है कि बस पैसे मिल जाए, लेकिन थोड़ा तो इन्वेस्ट करो, थोड़ा तो अपॉर्चुनिटीज़ दो ताकि यूथ जो है वो आए। अभी सारे यूथ कहाँ जा रहे हैं? जहाँ से उसे पैसा मिलेगा। ऐसे तो मतलब एक पूरा जेनरेशन इसके बाद ऐसा लगता है कि पढ़ना ही छोड़ देगा, है ना, पढ़ना ही छोड़ देगा। और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। मैं सच में, मैं एक इंडियन हूँ, मैं दिल से हूँ। आपको पता नहीं है क्या बोलूँ मैं, एक ऐसा, मैं एक जगह पर इंटर्नशिप कर रही थी मैं, तो वहाँ पर जो मेरा वीडियो था तो वो मैं एक ऐसी जगह पर पब्लिश किया गया था कि वो किसी दूसरे कंट्री का चैनल था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर था।
आई टोटली अंडरस्टैंड कि बिजनेस माइंड से ये ज़रूरी है, ऑल फाइन, बट द थिंग इज दैट आई एम इंडियन, आई डू नॉट वॉन्ट टू वर्क ऑन अदर चैनल्स rather than my own country. I don't know what I did and why I did, but the thing is that बस अब गवर्नमेंट को ना थोड़ा कम से कम 1% ही कर दो यार, मतलब 0.6% से क्या होता है रिसर्च में? आप सोचो, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, अलग से कोई फंडिंग नहीं है, ये 0.6% ही हर एक जो बॉडीज़ है उनके पास जाता है, उनसे हमें वर्क करना पड़ता है ना, इसीलिए तो हमें प्राइवेट फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब मैं ऐसे बोलने शुरू करूँगा तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं इसे, है ना। अब ज़्यादा बड़ा नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग पढ़ोगे नहीं। वुमेंस एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के लिए बोला गया, वोकेशनल एजुकेशन को बोला गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 यहाँ पर लॉन्च किया। वोकेशनल ट्रेनिंग पर क्यों सबसे ज़्यादा फोकस किया गया? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की बात किया गया, है ना। जैसे कि हमारे NEP 22 में बहुत अच्छा मुझे एक कॉन्सेप्ट लगा है कि यहाँ पर क्लास 6 के बाद से ही आपको बहुत सारी ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये सारी ट्रेनिंग आप कहाँ पर लोगे? लोकल, जहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम होता है या फिर ब्यूटिशियन का काम होता है, जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ पर जो स्किल्स वहाँ पर रहेंगे, जो स्कोप्स आपको वहाँ पर रहेगा, देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पर जाके काम करना है। तो NEP 2020 ये सब भी देते हैं। ठीक है, अब देखिए NEP 2020 की क्लास मैंने ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाकर उसे देखें। मैं यहाँ पर कार्ड ऐड कर दूँगी, क्लिक कर लेना। और एक बात, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो प्लीज़ जाके वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लो, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो जितने भी सारे हम लोग पढ़े यहाँ पर दिया गया है, एक बार देख लो। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट NEP 2020 में आता है, 10+2+3 कोठरी कमीशन में आता है। NEP 2020 में 10+2 नहीं रहता है, यहाँ पर क्या आ जाता है? 5+3+4 आता है। ठीक है, 5+3+3+4। मैम एक बार बोल दो, 4 साल की तो ग्रेजुएशन डिग्री हो गया, है ना। 4 साल की क्या हो गया? ग्रेजुएशन डिग्री हो गया। और ये क्लास 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री हो गया। उसके पहले जो आपको देखने को मिलता है, 3 साल आप क्या पढ़ोगे? 9, 10, क्लास 10, 11 एंड 12। उसके पहले 3 साल आप क्या पढ़ोगे? 9, 8 और 7। और ये 5 साल कहाँ पर दोगे? क्लास 1 से 6 तक। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, NEP को जाके पढ़ लेना। ठीक है, NEP को जाके पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ना। यहाँ पर मैं वीडियो डाल दूँगी।
ये एक बार फिर से सुन लो, मैंने यहाँ पर जो है ये गलत बोल दिया, ठीक है। 5 + 3 + 3 + 4, इस 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक है 3 इयर्स ऑफ आंगनवाड़ी, ठीक है। यहाँ पर 2 साल की क्या होता है, प्री स्कूलिंग, स्कूलिंग यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। कौन कौन सी क्लास होगा, क्लास 1, और यहाँ पर क्या होगा, क्लास 2, याद रहेगा। 5 साल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 साल की आंगनवाड़ी होती है, 2 साल की स्कूलिंग होती है, क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 साल तक क्या होगा, क्लास 3 से 8 तक यहाँ पर जो 3 साल है पढ़ाई किया जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 साल तक नहीं, सॉरी 6 तक, 6 तक 3 साल बोल रहा है ना, तो ये क्या होगा, क्लास 6 तक होगा, ठीक है। उसके बाद का क्या होगा, क्लास 7 से 7, बोलो, ये 5 होगा, क्लास 3 से 5, ये क्लास 6 से 6, 7, 8 तक होगा। क्लास 4 से क्या होगा, क्लास ये 4 साल क्या होगा, क्लास 9 से लेके 12 तक होगा, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, और एक बात, जो 4 साल की मैं बोल रही थी, ये BA डिग्री हो गया है या फिर BSc डिग्री हो गया है। अब इसमें भी डिवाइड है, आप 3 साल की भी BA डिग्री ले सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर MA डिग्री करना होगा 2 साल तक। अगर 4 साल की BA डिग्री कर रहे हो तो वो रिसर्च ऑलरेडी है, वहाँ से आप PhD कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको MA करना होगा 1 साल तक, याद रहेगा। और अगर आप चाहते हो नहीं बस मुझे 2 साल करना है, तो आप 2 साल की डिप्लोमा डिग्री भी कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की भी बात किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में आया था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इस पहले तो 68, उसके बाद 86 बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था, 24 चैप्टर्स यहाँ पर पाया जाता है। नेक 1994 में आया, ICSSR 1969 में आया, UGC 1956, कोठारी कमीशन 1964, राधाकृष्णन कमीशन 1948, सदला कमीशन 1917, हंटर कमीशन 1982, वुड्स डिस्पैच 1944, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसे क्यों मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला जाता है, वो दिया गया है, बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे बिल्कुल हटा दिया गया और मॉडर्न सिस्टम को यहाँ पर लागू कर दिया गया। जस्ट एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 BCE laid the foundation for constitutional governance in England. ओके, बैकग्राउंड का क्या था, इशूड बाय सर चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, सेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौसी। उसे कहाँ पर भेजा गया, गवर्नर जनरल इंडिया के पास भेजा गया, लॉर्ड डलहौसी में, ठीक है। वो प्रेसिडेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तभी तो जाके उन्होंने इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंदर हमें लेबरर्स चाहिए तो हमें एडुकेटेड लेबरर्स चाहिए होगा और जिसे इंग्लिश आता हो, है ना। मेजर रिकमेंडेशंस क्या है, हायरार्किकल एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटीज, बॉम्बे
कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास 1857। Department of Public Instruction DPI recommended creating a separate education department in every province to administer education। पहला क्या है? टीचर ट्रेनिंग, एम्फासाइज ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, DPI डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये सब मैग्ना कार्टा ही का है। हायरार्किकल एजुकेशन सिस्टम इन्होंने लेकर आए थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी तो 1882 में आ गया था, है ना। टीचर्स को ट्रेनिंग दिया गया। ग्रांट इन एड सिस्टम, प्राइवेट स्कूल को, मिशनरी इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया। मीडियम ऑफ इंग्लिश फॉर हायर एजुकेशन, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस फॉर प्राइमरी एजुकेशन। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो हमारे ट्रेडिशनल लैंग्वेज है ना, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया गया था। दिस वाज नोन एज डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी अप्रोच। इसका मतलब जो मैं पहले बोल रही थी कि मिडिल क्लास को आप एडुकेट कर दो तो वो खुद ब खुद लोअर क्लास को एडुकेट कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन ऑफिशियल सपोर्ट वाज एक्सटेंडेड टू वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन को भी एजुकेशन दिया गया। ओल्डेस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी कहाँ है? तक्षशिला, 6th सेंचुरी BC, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ओल्डेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? नालंदा, 5th सेंचुरी CE, बिहार। कलकत्ता यूनिवर्सिटी फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी अमॉन्ग द 1857 यूनिवर्सिटीज, वो क्या है? कोलकाता। ओल्डेस्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में है। 1916 में वो एस्टेब्लिश किया गया था। ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया क्या है? IIT रुड़की, 1847 में ये आया था। रुड़की में ये है, बहुत ही सुंदर जगह है। ओ माय गॉड। ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? 1835 में है। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलो मैम और कुछ भी नहीं है क्या? और कुछ भी नहीं पढ़ाओगे? देखो, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी एग्ज़ाम जो है वो आपके सर के ऊपर ऐसे मंडरा रहा है ना, तो अभी ज़्यादा लोड मत लो। जितना पढ़ाया जा रहा है ना उतना पढ़ लो, याद कर लो, नहीं तो फिर मेरी तरह भी कन्फ्यूजन में पड़ जाओगी। ये जो स्लाइड है 5+3+4 की, ये मैंने कितनी बार खुद पढ़ा है और पढ़ाया है, लेकिन जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाता है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस जो है क्लास ले रही हूँ। देखिए, मेरा क्लास शेड्यूल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं खुद ही कंटेंट बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, रेंडर, मतलब जो प्रोसेस है ना वो मेरे अकेले में है, तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन डोंट वरी, आई विल श्योरली टेक हेल्प विद इन अपकमिंग ईयर्स फॉर, अगर आप लोग साथ दे तो ये वाला जो है, देखिए मैं कंफ्यूज कर गई है ना, क्योंकि मुझे भी पता है ये तो नहीं था जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन देखो आपको रिवाइज करना होगा, है ना। बार बार अगर आप रिवाइज करोगे तभी आप सक्सेस पाओगे, ये भी तो है। अब अगर ऐसा सोचने लगे कि अरे चलिए मैम क्या ही होगा, अब देखिए ऐसा सोचिए मत। जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आप लोग मेरी तरह दीदी है जो पढ़ते हैं, जो जब उनके पास टाइम कम होता है, 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, तो वो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि वो दिन नहीं देखते, वो तब घंटे देखते हैं कि मेरे पास इतने घंटे हैं और मुझे कवर करना है। ठीक है, मुझे कवर करना है। हमेशा जो मैं खुद के लिए अप्लाई करती हूँ कि ऐसा सोचो, यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको ये करना ही है, तब जाके आप सक्सेस होगे, है ना। आप जब ये सोचोगे कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस मुझे ये करना ही है, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे ना। उससे पहले तो आप सक्सेसफुल हो नहीं पाओगे, सोचो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई एम योर टीचर प्रियंका दास।